दोस्तों नमस्कार। या तो दुनिया बदल चुकी है, दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तौर तरीके बदल चुके हैं, या फिर अमेरिका इस दौर में जितना बदला है उसने समूची दुनिया को 180 डिग्री में लाकर खड़ा कर दिया है। यानी कल तक जो जहां पर था अब वो उससे हटकर सोचे। और शायद इसका सबसे बड़ा प्रभाव एशिया में ही पड़ रहा है, और खास तौर से साउथ एशिया में जहां पर भारत मौजूद है। और यह भी ध्यान देने की बात है कि सिर्फ बीते 2 महीनों के भीतर भारत और अमेरिका के रिश्ते किस तरीके से पटरी पर उतरे, और उस दौर में क्या कुछ कहा गया और आज की तारीख में क्या कुछ कहा जा रहा है, और इस दौर में भारत कैसे चीन के करीब होता चला गया, संबंध प्रगाढ़ बनते चले गए, बाजार और व्यापार के रास्ते खुलने की दिशा में दोनों देशों ने कदम बढ़ा दिए, जो कि 2020 के बाद से बंद थे। और विश्वास और भरोसा तो 1962 के बाद से भारतीय राजनीतिक सत्ता को कभी चीन पर रहा ही नहीं। इतने व्यापक परिवर्तन सिर्फ 2-3 महीनों के भीतर, वह भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, शायद इससे पहले ऐसा कभी नहीं था। और ध्यान तो यह भी देना होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड कहा। अमेरिका ने खुले तौर पर यूक्रेन युद्ध को मोदी युद्ध में करार दे दिया। पहली बार युद्ध करने वाले देश रूस या कहें पुतिन के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खड़ा करके, और भारत ने जो कच्चा तेल रूस से खरीदा उसे खुले तौर पर कहा कि यह युद्ध के आग में तेल झोंकने के समान है। यानी एक ऐसी परिस्थिति धीरे धीरे बनती चली गई जहां पर अमेरिका के भीतर व्हाइट हाउस में बैठे हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कई मौकों पर कहा कि आप भारत का सवाल ही क्यों करते हैं। यह भी कहा उसकी कोई जरूरत नहीं और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसकी कोई महत्ता नहीं है। और बात इस हद तक की भी आगे बढ़ी कि अब 100% टैरिफ भारत पे लगा ही देना चाहिए। क्या हुआ? एक झटके में ऐसी परिस्थिति क्यों बन गई? क्या वाकई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौर में अपने ट्रंप कार्ड पर शी जिनपिंग का नाम लिख दिया, या फिर इस दौर में साउथ एशिया के भीतर नई गोलबंदी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, जिसमें चीन भी था, रशिया भी था, ईरान भी था, और एक मैसेज धीरे धीरे बड़ा कर दिया। और इस मैसेज में कहीं आगे बढ़ाने की स्थिति में फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, फिनलैंड हो, सभी देशों ने कहा एशिया हमने गंवा दिया। क्या सिर्फ यही वो परिस्थिति है या इससे कुछ हटकर है? 3 सवाल। सबसे पहले 3 सवाल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये जानते हैं कि उनको याद इसीलिए रखा जाएगा कि उन्होंने अपने दूसरे बार राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया के नए ताकतवर देशों की कतार में अमेरिका को खड़ा कहां पर किया, या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिका जो चाहता है वो बना या नहीं बना। दूसरा सवाल, इस दौर में युद्ध नहीं व्यापार ही युद्ध है, और उस व्यापार के जरिए जितनी कमाई अमेरिका को होनी चाहिए और अमेरिकन राहत महसूस करें, वो हुआ या नहीं हुआ। और तीसरी परिस्थिति है कि अगर अमेरिका अपने पूर्व की तमाम परिस्थितियों को बदलने पर आतुर है, कल तक आईएसआईएस के आतंकवादियों के साथ अमेरिका देखता नहीं था, उसके सिर पर इनाम की घोषणा की जाती थी, लेकिन अपनी यात्रा के दौर में जब वो मिडिल ईस्ट पहुंचे तो सीरिया की सत्ता के साथ हाथ भी मिलाए, गले भी मिले, और कहा भी अब सारे प्रतिबंध माफ। और इस बार यूनाइटेड नेशन में सीरिया के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद भी होंगे अपनी बात कहने के लिए। और इस पूरी परिस्थिति में जो इजराइल और ईरान का युद्ध हुआ, उसने भी मैसेज अमेरिका को दे दिया कि जिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में और खास तौर से मिडिल ईस्ट के देशों के बीच और साउथ एशिया में वो अपनी ताकत को नाप रहा है, उसमें ईरान ने एक झटके में इजराइल को हाशिए पर ढकेल दिया। इजराइल की ताकत जो भी रही हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो दबाव नाटो देशों से भी बना, उसमें भी अमेरिका के सामने
एक चुनौती थी वो किस रास्ते को कैसे पकड़े। और शायद इसी के हिसाब से अगर परिस्थितियों को परखना शुरू करें तो हमास को लेकर इजराइल ने आज जो हमला कतर की राजधानी दोहा में किया, वह भी उस बैठक को ध्यान में रखकर किया जहां पर अमेरिका ने हमास को प्रस्ताव दिया था युद्ध विराम का, और तमाम नेता वहां पर बैठे थे युद्ध विराम पर चर्चा के लिए। लेकिन एक झटके में उसी जगह पर धमाके हुए, 6 लोग मारे गए। हमास लीडर बाल बाल बच गए। हमास लीडर जो कि खलील उल हाया निशाने पर थे, वो बच गए। लेकिन इन सब के बीच कतर ने कहा यह एक कायराना हमला है, उसकी उसने खुलकर आलोचना की। और इन सब के बीच महत्वपूर्ण शी जिनपिंग का यह कहना कि ब्रिक्स को ज्यादा ताकत के साथ मजबूत करना है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो ताकतवर देशों की कतार अमेरिका तय करते आया है उसे बदल देना है, यह मैसेज अपने आप में अमेरिका को परेशानी में डालने की परिस्थिति में लाकर खड़ा कर चुका है। इन तमाम सवालों की एवज में 2 ही सवाल हैं। पहला सवाल तो यह है, क्या इस पूरे संवाद और टकराव के बीच भारत कहां पर खड़ा है, और क्या वाकई भारत के प्रधानमंत्री ने जो ट्रंप कार्ड शी जिनपिंग के नाम पर लिख दिया और रूस के साथ अपनी अतीत की दोस्ती को दोहरा दिया, सिर्फ वही भारी पड़ गए, या फिर अमेरिका की कूटनीति का यह हिस्सा रहा है। दोस्ती और दुश्मनी के बीच एक मोटी लकीर अमेरिकी हित की चलती है। और क्या जिन शब्दों को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहकर लिखा कि अब भारत के साथ ट्रेड बैरियर जल्द ही खत्म होगा, दोनों देशों के बीच बातचीत होगी, और यह भी लिख दिया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आने वाले हफ्तों में जल्द ही बातचीत होगी, और यह भी लिख दिया कि समाधान भी निकलेगा, सफल निष्कर्ष भी होगा, दोनों महान राष्ट्र हैं। देख लीजिए क्या लिखा है उन्होंने। अमेरिकी राष्ट्रपति के ये लिखे हुए शब्द बहुत मायने रखते हैं। इसलिए भी मायने रखते हैं क्योंकि 2 महीने के दौर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, भारत की इकोनॉमी को लेकर, रूस से कच्चे तेल को खरीदने को लेकर और भारत पर पाबंदियों लगाने का खुले तौर पर जिक्र ट्रंप प्रशासन कर चुका है। तो क्या ट्रंप को दुनिया या भारत क्या वाकई इस स्थिति में लेती है कि वो पता नहीं पल में शोला पल में शबनम के तर्ज पर कब बदल जाएं, या उनको गंभीरता से ना लिया जाए, और गंभीरता से लिया जाए तो कैसे लिया जाए? क्योंकि गंभीरता से लेने या ना लेने के बीच यह हर किसी को पता है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और अमेरिकी दबाव किस रूप में काम करता है इससे भी कोई अनभिज्ञ नहीं है, हर कोई जानता है। लेकिन यहां से भारत को लेकर 2 बड़े सवाल खड़े हो गए। पहला सवाल, 2 दिन पहले जब ब्रिक्स की बैठक हो रही थी और विजुअली जुड़ रहे थे दुनिया भर के बड़े नेता, उसमें शी जिनपिंग भी थे, उसमें पुतिन भी थे, जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला जो संवाद बना रहे थे उससे हर कोई जुड़ रहा था। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जुड़े। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जुड़े। उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और अर्थनीति को लेकर बहुत सारे सवाल और सुरक्षा के मद्देनजर भी कई सवालों को उठाया। लेकिन महत्वपूर्ण है कि ब्राजील, चीन, रशिया सभी के राष्ट्राध्यक्ष जुड़े, लेकिन भारत के राष्ट्राध्यक्ष नहीं जुड़े। यह पहला मैसेज था। ब्रिक्स को मजबूत बनाना है, यह चीन ने कहा। ब्रिक्स का सम्मेलन कर रहे हैं लूला जो ब्राजील के हैं, जिन पर 50% टैरिफ भारत की तर्ज पर लगा है। रूस अमेरिका के निशाने पर है। वो बिल्कुल चाहता है कि अब रूस से कच्चा तेल खरीदने वालों पर 100% टैक्स लगा दिया जाए। और जो जानकारी निकल कर आ रही है, जिस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह प्रेम वार्तालाप और दोस्ती का राग अलापा अपने ट्वीट के जरिए उसी दौर में यूरोपीय यूनियन पर यह भी दबाव बनाया कि वह
अब खुले तौर पर चाहे तो चीन और भारत पर 100% टैरिफ लगा सकता है, यह कहते हुए कि वह रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं, जहां पर पूरे के पूरे नाटो कंट्रीज, पश्चिमी कंट्रीज सब युद्ध के खिलाफ है। तो युद्ध को भड़काने का काम या उसमें पैसा डालकर कच्चा तेल खरीदने की परिस्थितियां, युद्ध को लगातार चलाए रखने की परिस्थिति में भारत भी खड़ा है, तय यह दबाव है। लेकिन इसके आगे की एक और परिस्थिति है। भारत अपने तौर पर या प्रधानमंत्री मोदी की अपनी कूटनीति अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तर्ज पर ही चल रही है, या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जैसे जैसे बदलते हैं वैसे वैसे भारत के प्रधानमंत्री भी बदल जाते हैं। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ वार की चीन के साथ की। भारत जब उस टैरिफ वार की गिरफ्त में आया तो भारत ने दोस्ती चीन के साथ की। अमेरिका ने ब्रिक्स देशों पर पाबंदियां लगाई, उस निशाने पर भारत भी आया। भारत इस दौर में रूस के और नजदीक हो गया। इसी प्रक्रिया के भीतर में जब इजराइल और ईरान का युद्ध हुआ तो भारत ने बीच का रास्ता अख्तियार किया। इजराइल के साथ साथ जरूर दिया, लेकिन ईरान की भर्त्सना भी नहीं की। फलस्तीन हो, हमास हो, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हो, और आज भी जो हमला इजराइल ने खुलकर किया है दोहा में, जहां पर हमास के नेता बैठक कर रहे थे, युद्ध विराम प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे, उसको लेकर अभी कोई प्रतिक्रिया दी नहीं है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दो मतलब बहुत साफ हैं। पहला तो यही कि अमेरिकी राष्ट्रपति की तर्ज पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी कूटनीति चल पड़ी है। इसीलिए जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने शब्दों का इस्तेमाल किया, उन शब्दों से एक कदम आगे बढ़कर भारत के प्रधानमंत्री ने उन शब्दों का जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि देखिए, भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र हैं, स्वाभाविक साझेदार हैं, दोनों साझेदारी की असीम संभावनाएं हैं दोनों देशों के बीच। दोनों की टीम टैरिफ बैरिकेड्स को खत्म करने के लिए बातचीत कर रही है। और उधर ट्रंप ने कहा अगले कुछ हफ्तों में हम बातचीत करेंगे, तो इधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा मैं ट्रंप से बातचीत के लिए उत्सुक हूं, कोई निमंत्रण नहीं, कोई जानकारी नहीं, उत्सुक हूं। और फिर आखिर में उन्होंने यह भी लिखा हम दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा था दोनों ग्रेट कंट्रीज, दोनों महान देश। भारत के प्रधानमंत्री ने क्या लिखा, पढ़ लीजिए। तो प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती कम से कम सोशल मीडिया में तो बहुत प्रगाढ़ हो चुकी है। दोनों की मुलाकात अभी हुई नहीं, और यह मुलाकात कब कैसे होगी कोई नहीं जानता है। एशियान की बैठक में होगी, क्वाड की बैठक के लिए ट्रंप दिल्ली आ जाएंगे, भारत के प्रधानमंत्री आखिरी क्षणों में यूनाइटेड नेशन चले जाएंगे, जो जनरल असेंबली वहां पर होती है, जहां अभी तक जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। होगा क्या, मुलाकात कैसे होगी, और उस मुलाकात से पहले जो पूरा मंच सजाया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ दो ही बातों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। अमेरिका के निगाहों में चीन है, भारत की निगाहों में भारत की आर्थिक परिस्थितियां हैं। भारत इस हकीकत को जानता है कि अमेरिका के साथ उसके व्यापार कितने भी बढ़ जाएं, लेकिन चीन से जो जरूरतें पूरी होती है वह बिना चीन के अमेरिका पूरी कर ही नहीं सकता। और अमेरिका भी जानता है कि भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों से उसकी इकोनॉमी में कोई गजब का कमाल नहीं होगा, बल्कि भारत भौगोलिक तौर पर जिस साउथ एशिया में मौजूद है, उस साउथ एशिया में अगर भारत भी उसके साथ नहीं रहा तो चीन की ताकत बढ़ती चली जाएगी। यानी दोनों अपनी अपनी जरूरतों के इर्द गिर्द अपनी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को बतला रहे हैं। तो क्या यह दोस्ती सिर्फ और सिर्फ उसी दिशा में जा रही है? क्योंकि भारत ने हर मौके पर कहा कि हम राष्ट्रहित पहले देखेंगे। अमेरिका ने भी अपने तौर पर पहले जतला दिया कि अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा यूं ही नहीं लगाया है, उसके पीछे आर्थिक परिस्थितियां हैं। और भारत ने भी अपने राष्ट्रहित के साथ अपनी आर्थिक परिस्थितियों को जोड़ा है। इन दो सवालों के बीच में एक तीसरा सवाल बार बार जिस पे हर कोई खामोशी बरतता है, वो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का है।
पाकिस्तान के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय मंच से कभी कोई सवाल उठा ही नहीं। वो यूनाइटेड नेशन हो, वो ब्रिक्स हो, वो एससीओ हो, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान शब्द नहीं आया। और आज या कहें कल रात जो बैठक हुई यूरोपीय यूनियन और भारत के साथ, जो बैठक हुई टेररिज्म को लेकर, उसमें एक पर्चा जारी किया गया। उस पर्चे में टेररिज्म को कंडेम किया गया, जो कि हर बैठक में किया जाता है। उस पर्चे में पहली बार पहलगाम का जिक्र किया गया। वही पहलगाम जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वही ऑपरेशन सिंदूर जिसमें सीजफायर कराने का दावा अमेरिकी राष्ट्रपति करते रहे, भारत ने इनकार कर दिया। और वही ऑपरेशन सिंदूर जब भारत पाकिस्तान पर अटैक कर रहा था तो चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था। और चीन और पाकिस्तान दोनों भारत की सीमा पर एक चुनौती है, इसे खुलकर भारत की सेना मानती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक बड़ा बदलाव पहलगाम का जिक्र करते हुए जो पर्चा यूरोपीय यूनियन ने जारी किया और जो भारत के साथ बैठक में जारी हुआ, उसे भी देख लीजिए। तो क्या यह कमाल भारत के प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का है, जिसमें ट्रंप कार्ड शी जिनपिंग के नाम है? नए बनते संबंधों में वाकई एशिया को गंवा ना दे अमेरिका, उस दिशा में बढ़ते हुए अमेरिका का यू टर्न लेना है? या इस पूरी परिस्थिति में भारत की भौगोलिक स्थिति और भारत की आर्थिक परिस्थितियों के बीच भारत के अपने राजनीतिक सफर में आपको अमेरिका से टकराव या दोस्ती, ये दोनों सवाल इंदिरा गांधी की याद दिला ही देंगे। इंदिरा गांधी टकराई थी, भारत के प्रधानमंत्री मौजूदा वक्त में टकरा नहीं रहे हैं। वह एक ऐसा रास्ता निकालने की दिशा में बढ़ना चाहते हैं जहां पर भारत के सामने जो संकट है, वो संकट कम से कम दूर हो जाए। यह संकट अर्थव्यवस्था का है। यह संकट भारत के भीतर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ना होने का है, नेगेटिव में है डेवलप। भारत के भीतर छोटी इंडस्ट्री का बैठना, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत अपनी महत्ता को कैसे बनाए खड़ा करे, इसीलिए वह किसी भी देश से दोस्ती और दुश्मनी की दिशा में नहीं बढ़ रहा है। यहां पर आपको नेहरू का गुटनिरपेक्ष आंदोलन याद आना चाहिए। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में ना तो भारत रशिया के साथ खड़ा था, ना अमेरिका के साथ खड़ा था। इस वक्त भारत ना तो चीन से दुश्मनी कर रहा है, ना अमेरिका से दुश्मनी कर रहा है। यानी दोनों की नई परिभाषा नए परिक्षेत्र में नए तरीके से आकर खड़ी हो गई है। तो क्या यह प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सफलता है, या अतीत की कूटनीति को बिल्कुल नए तरीके से परिभाषित करना इस दौर की जरूरत है? इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जो आखिरी सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की उस कूटनीति का है जिसके दायरे में 2 महीने पहले भारत को लेकर, मोदी को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों को लेकर, भारत की इकोनॉमी को लेकर, भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर, वार को लेकर जो कुछ कहा गया, अगर इस तेजी से बदल सकता है तो आखिरी परिस्थिति यह भी है, क्या इसे मौजूदा वक्त में मोदी गवर्नेंस नहीं समझ रही है या समझ रही है? इसीलिए ना तो अभी तक कोई कमाल हुआ है और ना ही कोई व्यापक यू टर्न हुआ। यह सिर्फ शब्दों का खेल है, उन शब्दों का खेल जिसमें अमेरिका के निशाने पर भारत अभी भी है। चीन के भीतर भारत को लेकर बहुत सारे संशय अभी भी हैं। चीन के कम्युनिस्ट पार्टी की सहमति अभी भी भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर पूर्ण रूप से सहमति के साथ खड़ी नहीं हुई है। पाकिस्तान को लेकर चीन और रशिया की धारणा नहीं बदली है। इजराइल और अमेरिका की दोस्ती और इजराइल के जरिए मिडिल ईस्ट के भीतर जो आज कतर में हुआ, यह एक परिस्थिति मात्र नहीं है, बल्कि आने वाले वक्त की एक आहट है जिसमें टैरिफ का सवाल हो या युद्ध का सवाल हो, नेपाल जैसे देश में राजनीतिक उथल पुथल की परिस्थितियां हो या फ्रांस की सड़कों पर उभरता हुआ जुलूस हो, ये मैसेजेस अमेरिका के लिए कम है, भारत के लिए ज्यादा है। समझना सिर्फ इसी को है।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।